हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पिंकेश अग्रवाल है और मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। इस चैनल को मैंने नीट पीजी के गाइडेंस के लिए बनाया और मैंने अपने इस लर्निंग के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो कुछ भी अपने गलतियों से, अपने अनुभव से, प्रिपरेशन जर्नी में जो कुछ भी सीखा है, तो उसी को आप लोगों से शेयर करने के लिए, जिससे आप लोग उससे सीख सकें और मेरी गलतियों से सीख सकें, मेरी जो जर्नी है उससे जो मुझे अनुभव हुआ उससे सीख सकें, इस वजह से मैंने बनाया है। हालांकि मैं एक चीज़ पहले आपको बताना चाहता हूँ, मेरी रैंक उस तरह की टॉपर्स वाली या इवन मतलब क्वालिफाइड भी नहीं है। जैसे मेरी जो रैंक है वो 1,20,000 है नीट पीजी के अंदर और IIT के अंदर 47,000। तो बहुत ही मतलब इस टाइप की रैंक नहीं है कि जैसे टॉपर्स लोग चैनल बनाते हैं फिर उसमें तो लोग उनको वो भी करते हैं। लेकिन आप इस बात पे अगर ध्यान ना दें, और मैं आपको जो भी गाइडेंस देने वाला हूँ, अपनी जर्नी से जो सिखाने वाला हूँ, अपनी गलतियों से जो अनुभव आपको देने वाला हूँ, अगर आप बिना रैंक को ध्यान में रखे अगर उससे कुछ लेना चाहेंगे तो मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इससे कुछ लेकर जाएंगे, आप सीख के जाएंगे। और अगर आप सिर्फ इसी में लगे रहेंगे कि रैंक मेरी क्या थी और मैं कितनी रैंक आया हूँ, तो फिर आप वो चीज़ जो यहाँ से सीख सकते हैं उसका फ़ायदा आप ले नहीं पाएंगे। तो जो उस चीज़ पर ध्यान न देके वीडियोज़ में जो मैंने शेयर किया उससे सीख लेगा वो, लेकिन डेफिनेटली फ़ायदा ले लेगा। इसलिए मेरी आप यही गुजारिश है कि आप उस पर ध्यान ना देखिए और मैं आपको क्या वैल्यू दे रहा हूँ उसमें किस तरह की, अगर वो आपको काम की लगे तो आप वीडियोस देखिए, चैनल सब्सक्राइब लाइक उसी के हिसाब से करिए, अपनी ज़रूरत अपनी अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो मैं आपको जैसा कि मैंने बताया इसमें मैं नीट पीजी के रिगार्डिंग अपना गाइडेंस शेयर करूँगा इस चैनल के अंदर। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक स्टोरी बता देता हूँ। मेरा एडमिशन काफ़ी पुराना है, 2010 का मेरा एडमिशन है। एमबीबीएस 5.5 साल का होता है लेकिन मेरा 11 साल में हुआ था। मेरा 2021 में ख़त्म हुआ, 2021 में मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई थी। उसके बाद 1 साल का बॉन्ड रहता है, तो वो मैंने 2022 में वो बॉन्ड किया था। फिर 2 साल 23 और 24 में मैंने NHM से जॉब की थी। अब लेकिन मेरी जर्नी अलग क्यों है दूसरों से, वो इसलिए है कि 11 साल जो लगे मुझे, उसका कारण ये था कि मैं सीवियर डिप्रेशन में था उस दौरान। तो 11 साल तक मेरा उसमें ट्रीटमेंट भी चला है सीवियर डिप्रेशन के हिसाब से। और दूसरा मैं चीज़ों को, परिस्थितियों को इतना मैनेज नहीं कर पा रहा था मेंटली वीक होने के कारण। तो सबको मैंने सफ़र भी किया, उसका मुझे इतना ज़्यादा जो मेरा टाइम चला गया उसके रूप में मुझे उसका रिजल्ट भी मिला, फल भी मिला। जिस जैसे मैंने चीज़ों को इससे ओवरकम किया, अपनी प्रॉब्लम से अपने आप को बदला, मैनेज करना सीखा परिस्थितियों को, तो फिर मैं धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। तो हुआ क्या था कि जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी उस दौरान भी, और जब मेरा 1 साल का बॉन्ड चल रहा था, दोनों ही सालों में 2021 और 22 तक ये हाल था कि मैं मेडिकल लाइन से पूरी तरीके से निकलना चाहता था। मतलब मैं मेडिकल लाइन में रहने नहीं चाहता, मुझे मेडिकल नॉलेज था ही नहीं, नॉलेज बहुत ही नहीं के बराबर था। हमने जैसे एग्ज़ाम जो पास किए थे वो भी बहुत मुश्किल से, इतने साल लगे। तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक सिंगल अटैम्प्ट में तो मैंने किया नहीं पास, जैसे तैसे धीरे धीरे करके किसी अटैम्प्ट में 1 सब्जेक्ट निकाल लिया, फिर अगले अटैम्प्ट में 2 सब्जेक्ट निकल गए, फिर इस तरीके से करते करते जैसे PSM मैंने 9 टाइम्स दिया था। 9 टाइम्स का मतलब होता है लगभग 3 से 3.5 साल मैं अकेला PSM खा गया। पहला ब्रेक मेरा 3rd ईयर में ही लगा था। उसके बाद फाइनल ईयर भी 3 अटैम्प्ट में, पहले अटैम्प्ट में 1 सब्जेक्ट निकला, फिर दूसरे में 2 निकले, एक बचा था वो 4th अटैम्प्ट में निकला, ऐसे करके। तो मेडिकल नॉलेज मेरा इतना रहा नहीं, और डिप्रेशन वाली जब कंडीशन थी तब ना पोस्टिंग्स पे जाना हो पाता था, और क्लास में भी बैठता था तो ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा थी, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था टीचर ने 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास में सुबह से शाम तक क्या क्या बोल दिया। मेरी तो अपनी कहानियाँ चल रही है अंदर, तो ये स्थिति थी। तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट ना होने के कारण मैं उससे कैसे भी बस बाहर निकलना चाहता था इस लाइन से। लेकिन फिर क्या हुआ, तो हालांकि मैंने एग्ज़ाम 2022 में भी दिया, वो बिल्कुल पढ़ाई से नहीं की थी उस दौरान। मैंने पहले ही सोच रखा था मुझे नीट पीजी नहीं करना, लेकिन कई बार क्या होता है, मुझे वीडियोस दिखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, मोटिवेट होकर सोचा कि हाँ नीट पीजी मुझे भी करना है, फॉर्म भर दिया, पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई। 1 दिन पहले तो ये हाल था कि मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर सीनियर वगैरह समझाया कि भले ही तैयारी नहीं है, नहीं पढ़ा, लेकिन एग्ज़ाम देना थोड़ा सही रहता है, कि एक्सपीरियंस ही देगा तुझे नेक्स्ट टाइम के लिए। उनके समझाने पर फिर मेरे एग्ज़ाम देने चला गया। 2022 में ऐसा किया था। फिर अगले साल मैंने जैसा बताया, मैंने 23-24 में NHM से जॉब ज्वाइन की थी, वो मेरी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में थी, जनवरी में ज्वाइन की थी। तो उस दौरान मैंने क्या करा, रैपिड रिविजन से पीडियाट्रिक्स और PSM पढ़ने का मैंने डिसाइड किया। पीडियाट्रिक्स तो इसलिए कि पीडिया में था तो मुझे लगा कि शायद मेरा इससे नॉलेज बढ़ेगा। PSM मैंने इसलिए छांटा था
CMSC मैंने सोचा हुआ था मन में, मेरे 2-3 सालों से था कि क्योंकि ये सारे सिर्फ में एक एग्ज़ाम पास करके हमें एक अच्छी जॉब मिल जाती है। पीजी का मैंने ऑलरेडी अपने आप को आउट कर दिया था पीजी की रेस से, तो और उसके बारे में मैंने सुना हुआ था कि PSM एक अच्छा उसमें वेटेज रखता है, तो इसलिए मैंने PSM उसका सोचा था। लेकिन मैं PSM तो नहीं पढ़ पाया। पीडिया मैंने पढ़ा, मैंने यूनिटोलॉजी अच्छे से पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया, लेकिन जैसे सिस्टमिक पीडियाट्रिक्स आया तो वहाँ मुझे चीज़ें कुछ भी समझ ही नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत शॉर्ट में होती हैं चीज़ें, क्योंकि मेन डिटेल्स तो हम मेडिसिन में पढ़ते हैं। मेडिसिन भी तब समझ आता है जब हमें फिजियो समझी हो, पैथो समझी हो, फार्मा समझी हो, तब जाके मेडिसिन समझ आता है। तो ये चीज़ें कुछ भी समझ नहीं आई, तो मैंने बीच में छोड़ दिया उसको, फिर PSM तक भी नहीं पहुँच पाया। तो इसे अकेले आधा थोड़ा बहुत पीडिया पढ़ के मैंने वो अटैम्प्ट दिया अपना सेकेंड वाला। फिर 2023 वाला था ये, लेकिन फिर 24 में क्या हुआ, तब मेरे मन में धीरे धीरे एक घटना घटी थी 2023 में ही, जुलाई अगस्त की बात है। इसमें मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो वो डॉक्टर श्रीकांत वर्मा लड़का था सेरिबेलम में जो एनाटॉमी पढ़ाते हैं, तो उन्होंने इतनी अच्छी कमाल की बात कही थी। मैंने ऑन ही किया था वीडियो, जैसे मैंने ऑन किया तो वो बोल रहे थे, मैंने कहा था ना 18 सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एनाटॉमी पढ़ा जाता है। ये बात मेरे दिमाग में घुस गई, मतलब मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा ये तो मेरी दिक्कत है, मतलब मुझे जो चीज़ें समझ नहीं आ रही, यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे बेसिक्स मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो बस उनकी बात समझ के मैंने फटाक से टेलीग्राम, मतलब मेरा दिमाग एकदम हाइपर एक्टिव मोड में चला गया। मुझे लगा यार कि क्या बोल दिया उन्होंने, तो मैंने फटाक से सेरिबेलम ऐप को रेंट पे लेने की कोशिश की टेलीग्राम से, मुझे मिल भी गया। तो मैंने एक पर्सन से लिया, फिर उसके बाद मैंने ऐप को थोड़ा एक्सप्लोर किया। उनके इंग्लिश वाले जो वीडियोस थे वो ऐसे खोल के देखा, थोड़ा बहुत लगा मुझे कि यार ये तो बहुत सही कोचिंग है उनकी, अगर ये सोच है बेसिक्स से लेके एडवांस तक ये जाते हैं। मेरी सारी प्रॉब्लम तो मेरी यही है, तो मैंने फटाक से बस उसका फिर नेक्स्ट डे सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब सब्सक्रिप्शन लिया फिर मैंने उससे पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैंने फिजियोलॉजी पढ़ा, ये शुरू में तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि उसमें मिशन वीडियोस क्या हैं, कुक रिविजन में क्या है, और ढेर सारी FMG का बैच अलग है, ये अलग है, तो मैं समझ नहीं पाया था कि देखना क्या है इसमें। क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा। और जो करंट बैच जो चल रहा था उसमें इशू था कि मुझे पढ़ना था बेसिक सब्जेक्ट, यानी फिजियो वगैरह, इनसे स्टार्ट करना था। वो जो है शेड्यूल में बाद में डाला हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मैं मेन वीडियो फिजियो का देखता हूँ। मैंने फिजियो का मेन वीडियो देखा, मुझे अच्छा थोड़ा ठीक समझ आया। फिर फिजियो के बाद में आया फार्मा पे। फार्मा GRG सर से सिर्फ पहला चैप्टर ही पढ़ा, इंट्रोडक्शन, तो मुझे मज़ा ही आ गया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ फीलिंग, मुझे पहली बार मुझे इतना नॉलेज मिला था, बेसिक्स पे इतने कंसेप्ट उन्होंने क्लियर किए थे। जब सेकंड चैप्टर पे आया NS के अंदर, तब भी मतलब मैं अपनी फीलिंग आपको बता नहीं सकता। उस दौरान ये स्थिति हो गई थी मेरी, ये क्यों हुआ क्या हुआ मुझे अभी तक भी नहीं पता है। उस दौरान मुझे रात में 2, 3, 4, कई बार सुबह के 5 बज जाते, मुझे नींद ही नहीं आती, और मतलब मैं मुश्किल से 3-4 घंटे सो रहा था। मेरा दिमाग एकदम अलर्ट मोड पे था, मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी पूरी बदल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब वो फार्मा पढ़ते पढ़ते या फिर और भी अदर सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, फिर मैंने मेडिसिन लेने का सोचा पहले, तो फिर मैंने कहा यार मेडिसिन वगैरह क्या लूँ, थोड़ा और पढ़ा, तो फिर मेलेटोनिन का सोचा, फिर मेलेटोनिन मंगाया भी, लिया भी 15-20 दिन, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अपने आप। तो लेकिन हुआ क्या, फार्मा भी मेरा हो गया अच्छे से, उसमें मैंने चीज़ें समझी, याद कुछ भी नहीं किया। हालांकि ज़्यादा चीज़ तो याद करने वाली होती है, ड्रग्स के नेम हो, चाहे MOA हो, या फिर उनके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, एकदम चीज़ें याद करने वाली होती है, लेकिन मैं याद कुछ भी नहीं किया। मेरा पर्पस सिर्फ समझना था, तो मैंने समझ लिया अच्छे से चीज़ें। और इंट्रोडक्शन जो जनरल पार्ट रहता है और NS रहता है, ये मेरा बहुत अच्छा हो गया। फिर मैंने अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किया पैथो भी और एनाटॉमी भी किया था। तो इन दोनों में मुझे बहुत दिक्कत आई नोट्स के कारण। मेरे टीचर क्लास में जो बता रहे हैं वो नोट्स के अंदर मिलता ही नहीं था। मैं लाइन टू लाइन उसमें खोजने की कोशिश करता, समझने की बजाय मेरा ध्यान समझने पे कम रहता था। तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं नोट्स अपने नहीं बनाने वाला हूँ, अब उसमें मिले ही ना। तो मेरे लगभग ऐसे करके 3 महीने ख़राब किए इन दोनों सब्जेक्ट्स में। मैंने उनके मेन वीडियोज़ देख डाले, मेन वीडियोज़ के उसमें देखा, कुछ मुझे चीज़ें समझ नहीं आई। एक रिविजन वीडियो देखे दोनों के, उससे कुछ समझ नहीं आया, ना चीज़ें मिली, मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा। फिर मिशन का पता चला, उसमें देखे कुछ एक लेक्चर, वहाँ भी वो ना मिले। ऐसे करके वो मेरा माइंडसेट जो पहले वाला था कि मैं नहीं कर सकता, वो फिर उसी फेज़ में जाने लगा कि यार ये अपने बस की नहीं है। तो फिर ऐसे करके मेरे पूरे 3 मंथ चले गए। फिर लेकिन मैं अदर सब्जेक्ट, फिर क्या हुआ उसके बाद
तो बहन की शादी होने वाली थी, सगाई वगैरह थी, तो फिर मैंने सोचा था कि ये चीज़ें निपट जाए, इसके बाद फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा। हालांकि मैं स्टार्ट नहीं कर पाया जल्दी। ऐसे करते करते फिर जनवरी आ गया, उसकी शादी मार्च में थी, और फिर जनवरी में शायद न्यूज़ आई थी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की। तो उससे मैं थोड़ा सा खुश हुआ था कि पहले मुझे ये था कि शादी के पास है तो मैं एग्ज़ाम तो मेरा बिगड़ना है, मैं नहीं इसको कर पाऊँगा, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि मैनेज हो सकती है चीज़ें। और पहले एक बार पोस्टपोन हुआ था, फिर शायद दोबारा से हुआ था, हाँ 2024 में। जब पहली बार जब पोस्टपोन हुआ तो उसके 1 महीने पहले मैंने जो प्रेप लेटर है उसके अंदर LRR के नाम से, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, लास्ट रिसोर्ट रिवीजन के नाम से मॉड्यूल चलता है, मैंने उसको ही टारगेट बनाया अपना। मैंने आपको बताया था कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स तो किए नहीं थे, फिजियो किया था, फार्मा किया था, और बाकी छोटे सब्जेक्ट भी मैंने साथ में, जैसे साइकी ले लिया था। साइकी भी मुझे बढ़िया लगा, सर ने बहुत अच्छे समझाया था, प्रवीण सर ने। और ये बड़े सब्जेक्ट सारे रह गए थे, जो जैसे अपना माइक्रो है, पैथो है, इधर बायोसी है, एनाटॉमी। पैथो का मैंने बताया कि उन्होंने मुझे कितना नुकसान किया, कितने मंथ का, ये नोट्स के कारण। ऐसे ही फिर PSM भी मैंने कर लिया था, और फिर ENT ऑप्थल नहीं किया था। इसी करके मेरे सिर्फ 5-6 सब्जेक्ट हुए थे, उनमें मैंने सिर्फ चीज़ें समझी थी। अब लेकिन मैंने अपना, उसके बावजूद टाइम बहुत कम था, तो मैंने अपना रिसोर्स के रूप में LRR को चुना। उसमें भी मैं करता था चीज़ें, तो उसमें भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो बहुत शॉर्ट में, बहुत ही कंसाइज होता है, रिविज़न के लिए बनाया वो तो, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं था वो, कि जैसे कुछ भी नहीं आता वो इतना सोर्स बनाना। तो मैं लगभग उससे 10-11 सब्जेक्ट कर पाया, 8-9 सब्जेक्ट छूट गए थे मेरे, बड़े बड़े भी थे उसमें जो छूट गए थे। फार्मा छोड़ दिया था, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्सकाइनी किया था। तो जो मैंने 9-10 सब्जेक्ट किए वो मैंने उससे बढ़िया से पढ़ा, याद किया चीज़ें, PYQs किए साथ में सब्जेक्ट वाइज। और फिर उसके बाद फिर शायद दोबारा पोस्टपोन हो गया था एग्ज़ाम, तो उस पोस्टपोनमेंट के बाद मैं दोबारा फिर पढ़ाई शुरू कर ही नहीं पाया। एग्ज़ाम आके निकल गया, CMSE का सोचा, CMSE आके निकल गया, नहीं कर पाया। फिर नीट आके निकल गया, नहीं कर पाया। ऐसे करके 24 चला गया। फिर अब मैंने सोचा कि अब मैं जो मेरे सब्जेक्ट बचे हुए थे जिनका मुझे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझना है, तो मैं धीरे धीरे करके इनको प्रेप लेटर के रैपिड रिवीजन से निपटा दूँगा। तो मैंने एक दिन ENT उठाया तो लोगों लगभग मेरा 15-20 दिन चला। मैं डेली टाइम सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा इस तरीके से दे पा रहा। ऑप्थल उठाया, तो ऑप्थल में मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रही थी चीज़ें। ऐसे ही ऑर्थो उठाया, तो ऑर्थो जैसा सब्जेक्ट जो 1 दिन में 2 दिन में बच्चे कर देते हैं, मेरा 20-21 दिन चला, क्योंकि किस दिन आधे घंटे पढ़ा, किस दिन 1 घंटे पढ़ा, 3-4 दिन बिना पढ़े निकाल दिया, ऐसे करके 20-21 दिन वो खिंचा। और उसमें भी चीज़ें याद नहीं करता था, फिर समझना पर्पस रहता था। तो ऐसे करके तो बाद 2-3 सब्जेक्ट ही कर पाया। ऐसे करके नवंबर आ गया। फिर नवंबर में सेरिबेलम का एक न्यू मिशन बैच शुरू होने वाला था 25 नवंबर से। तो फिर मैं कई सारे वीडियोस देख के और मेंटर्स को समझ के एक मैंने माइंडसेट बना लिया था कि मैं इनके शेड्यूल के साथ चलूँगा। और सब्जेक्ट्स में मैंने सोच लिया था कि इनका शेड्यूल बहुत अच्छा है, उनके नोट्स के कारण मुझे प्रॉब्लम आ रही, तो मैं प्रेप रीडर को अपना सोर्स बनाता हूँ। तो मैं एग्जाम सब्जेक्ट के लिए मैंने प्रेप रीडर को, सॉरी ये मैं आपको जर्नी बताऊँ फरवरी से, जो उस दौरान तो मैंने पहले सेरिबेलम को ही चांस दिया था एक बार। तो मैंने 25 नवंबर से 31 जनवरी तक जो किया था वो सेरिबेलम से ही किया था। उसमें फिजियो पढ़ पाया था, पैथो में सर पूरा नहीं पढ़ा पाए थे, उन्होंने कुछ चैप्टर्स किए थे शुरू के, लेकिन फिर उनको कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई होगी, तो उसके कारण उन्होंने फिर सिस्टेमिक पैथो जो है वो छोड़ दिया था, फिर बाद में आगे कभी लिया था। तो पैथो भी आधा हुआ था, फिजियो बस अकेला हुआ था, फार्मा हुआ था, मेडिसिन का एक सिंगल चैप्टर में पढ़ पाया था। तो इसी में उनके तो कोचिंग का के शेड्यूल के हिसाब से तो 31 जनवरी तक लगभग 7-8 सब्जेक्ट से भी ज़्यादा हुए थे, और मैं ये 3 सब्जेक्ट ही कर पाया था। तो मुझे लगा, दूसरा नोट्स के इशूज़ भी आ रहे थे, तो मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा भी हो रहा है। दूसरा मैं उस टाइम जॉब में था, तो मैं डेली इतना मेरे डेडिकेशन था नहीं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, इसलिए भी लंबा खिंच गया था। तो नोट्स प्रॉब्लम के कारण फिर मैंने प्रेप रीडर के को ऑनलाइन थोड़ा एक्सप्लोर किया, उनके नोट्स देखे, तो फिर मैं बहुत उससे सेटिस्फाई रहा कि इनके नोट्स तो बहुत ही एकदम क्वालिटी वाले, बहुत ही सिस्टमेटिक बेसिक से चीज़ें दी है। फिर सारे अलग अलग कोचिंग्स के आवर्स को कंपेयर किया। मैरो का लगभग 170 आवर था, सेरिबेलम का भी लगभग यही 180 आवर्स के आसपास, लेकिन प्रेप रीडर का जो खुद रिविजन था वो 280 आवर्स से 300 आवर्स था। तो मुझे लगा इन्होंने इसमें डिटेल में है, तो मैं बेसिक से पढ़ाया ही मेरे लिए ठीक रहेगा। तो मैंने सोच लिया कि मैं इसी को अपना सोर्स बनाऊँ। तो मैंने 1 फरवरी से तैयारी शुरू कर दी, मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, और फिर 2 फरवरी को मेरी लास्ट ड्यूटी, 1 फरवरी को लास्ट ड्यूटी थी या 2 फरवरी को, और 3 फरवरी से मैंने कुछ लाइब्रेरी ज्वाइन की।
तो मैंने उसी शेड्यूल में थोड़ा सा मॉडिफाई करके सॉरी मैंने शेड्यूल बनाया था विज्ञान वाला, तो विज्ञान में मैम ने दिया था, उसको मैंने थोड़ा अपने हिसाब से मैं बाद में छूट रहा था, मैम पहले नहीं कर सकती थी, उसमें लगभग 2-1 महीने के हिसाब से उसको अपने बनाया था। तो उसमें मैं सारे सब्जेक्ट ख़त्म नहीं कर पाया, लगभग 10-11 सब्जेक्ट मैंने ख़त्म कर दिए थे। और उस दौरान मेरी बहुत बढ़िया पढ़ाई हुई, मतलब बिल्कुल नई पढ़ाई करने वाली आदत से मैं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ऐसे तक पहुँचता था। डेली में बस वीडियोस चीज़ें समझता था, हाथों हाथ उसके चैप्टर वाइज वाइक्यू सॉल्व करता था रिफ्लेक्स रख से, और उनको उसमें बुक मार्क करता था, हाईलाइट करता था। फिर मैंने सोचा था कि यार इतना सारा मटेरियल तो अपने बस की बात नहीं, ये चीज़ें याद करना। तो मुझे PYQs हैं, PYTs हैं, या फिर जो एग्ज़ाम एंड डिस्कशन में और GT में जो चीज़ें पूछी जाएंगी उनको हाईलाइट करता जाऊँगा, उनको फिर ज़्यादा रिवाइज करूँगा। पूरा मटेरियल तो अपनी बस की में। इस तरीके से मेरी बढ़िया सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कब तक चला, ये मई तक बढ़िया चलता रहा। हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ, जैसे बीच में ढेरों बार हुआ कि पढ़ाई इतनी बस के कारण बैकलॉग भी इकट्ठे होते जा रहे थे, लेकिन उनको भी लिखता जाता था जो भी मेरा बैकलॉग होता है। मैं शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करता था। मैंने टीचर्स से, मेंटर से और टॉपर्स से, इनके वीडियो से ये सीखा था कि शेड्यूल फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे और अपना वही निपटाने में लगे रहेंगे तो फिर ढीले पड़ जाते हैं और फिर वो और लंबा खिंचता रहता है। बस शेड्यूल फॉलो करेंगे तो इसलिए 70% हो पाया और 80% हो पाया, फिर वो तो ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं यही कर रहा था, तो जो बैकलॉग इकट्ठा हुआ तो उसको भी लिखता जा रहा था। जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर वाइज की चीज़ें अपने डेली वाले शेड्यूल में एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कवर करने की कोशिश करता और फिर राइट कर देता। तो ये मेरा वाले फेज़ में ये मेरा मई तक चला, मेरा सारे सब्जेक्ट निपटाने का काम। फिर मई के बाद जब जून में जैसे ही फर्स्ट वीक में इसके पोस्टपोन की खबर आई, बस वो मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक हुई कि मैं उस दौरान अगर मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता रहता, अपना भी मैं कर रहा था उस दौरान 6 से 7 घंटे 8 घंटे, तो मेरे सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो जाते। सारे कंप्लीट हुए नहीं तो मेरे बैकलॉग को मैं फिनिश कर सकता। तो सेरिबेलम ने नया शेड्यूल दिया था, मैंने उसको फॉलो ना करके मैंने क्या पागलपन किया कि मैं 15 जून को, तो अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने देता हूँ, 15 जून को एग्ज़ाम था तो 15 जून को एक GT हो गई, फिर इनका शेड्यूल फॉलो कर। तो मुझे पता था अपने बारे में कि मैं लापरवाही करता हूँ, तो मुझे ढील नहीं देना चाहिए था उसको। मुझे तभी से जिस दिन से उन्होंने किया था तभी से अगर मैं शेड्यूल फॉलो करके चलने लगता उनके साथ तो ये चीज़ नहीं होती। और मैंने गलती की, उसका खामियाजा मुझे वो करना पड़ा कि मेरी पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पाई। मतलब किसी दिन हो भी गई तो आधा घंटा 1 घंटा वाला मोटिवेशन नहीं हो पाया, वाला डेडिकेशन नहीं हो पाया। अब उसमें ये रहा कि PMSC को भी मैं टारगेट किया हुआ था, मैंने PMSC पे आके चला गया, लेकिन मेरी पढ़ाई शुरू हुई जो दिन नीट PG पे आ गया, आखिरी दिन आ गया उसका, पर मैं नहीं पढ़ पाया। मैं इवन PYQ सारे सॉल्व नहीं कर पाया। जैसे हमने बताया कि मैं पहले से समझता था, याद नहीं करता था, वो चीज़ें याद करने वाली मैंने छोड़ी हुई थी पूरे रिविजन फेज के लिए, वो भी नहीं कर पाया। ऐसे करके अब मैं उसमें तो यही रिजल्ट आना था। तो मेरा रिजल्ट ये रहा, मेरे मार्क्स 266 रहे, 1,20,000 हुई। मैंने 90 क्वेश्चन मेरे सही रहे, 70 गलत रहे, तो 40 छोड़ दिए थे। तो अगर मैं लास्ट की इवन 1 मंथ भी थोड़ा ठीक से मैंने सारी चीज़ें ली थी, इवन मार्क कर ली थी अपने उसके अंदर, जिससे याद करना था चीज़ों को, वो अगर मैं 1 महीने मैंने कर लिया तो PYQ सॉल्व कर लिए होते तो मैं कम से कम मेरे 30-40 क्वेश्चन और ज़्यादा मैं सॉल्व करता, 30 तो मिनिमम कर पाता। तो रैंक और रैंक मेरी 50 के अंदर आती है। 50 भी कोई अच्छी रैंक में नहीं आता, लेकिन इतनी बेकार जो रिजल्ट रहा मेरी गलती का ये तो नहीं रहता। सेम चीज़ INI के टाइम भी हुई। INI के टाइम भी थोड़ा सा उस टाइम वॉर वगैरह चल रही थी, तो उस दौरान टेलीग्राम के न्यूज़ पढ़ के थोड़ा सा माइंड बहुत डाइवर्ट हो गया था। और फिर दौरान भी लगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, फिर एक ढील आ गई। तो उसके PYQ मैंने करना शुरू किया था, 1 दिन किए थे एक सब्जेक्ट के, और फिर वो बंद कर दिए करते करते। अगर मैं उनके PYQ कर जाता, सारा मेरे एक बार रिवाइज हो जाता, चीज़ें याद करने की याद कर लेता, मेरे कम से कम 30 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा और सही करके आता था। मुझे 90 में, उसमें भी मेरा ये रहा था 90 करेक्ट हुए थे, 60 के आसपास से शायद गलत हुए, 50 में छोड़ दिया था। 90 में जाए वो 120 होता वो काउंट मेरा, 47,000 की जाए बेटर रैंक होती। तो मेरी इस तरह की जर्नी रही। इस दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया मेरी पढ़ाई की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। तो इंटर्नशिप और बॉन्ड के दौरान मैं अपना ड्यूटी जाता था, उसके बाद घर पे आके पूरे टाइम मोबाइल चलाना, बिस्तर पे पड़े रहना, ये मेरी दिनचर्या थी। पढ़ाई का तो कहीं से कहीं तक मेरा रिलेशन ही नहीं था।
बचपन मैंने अपने आप को नीति जी की जो रेस थी पे आउट कर रखा था। मुझे था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं की जा सकती हैं। कि मैंने 2-3 बार, हर बार कभी भी जैसे कोई वीडियो देख के मोटिवेट हो गया, इसको इवन कुछ का सब्सक्रिप्शन भी ले लेता, लेकिन एक दिन उठा के देखता चीज़ें, अब मैं शुरू करता आगे के सब्जेक्ट से। आगे के सब्जेक्ट समझ कब आएंगे, जब आपने पीछे कब पढ़ा हुआ बेसिक समझे नहीं, चीज़ें समझ ही नहीं आती थी। और फिर मैं देखता कि यार मेरे से याद करना ही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, मैं इतना सारा याद कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैं इसलिए अपने आप को आउट रखता सकता है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे अपनी जीरो पढ़ने की जो आदत थी मेरी, उससे 8 घंटे 10 घंटे 11 घंटे पढ़ने की आदत डाली, कैसे अपना माइंडसेट बिल्ड किया। कैसे जब चीज़ें जब समझ ही नहीं आती थी, उससे अब मेरे इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बन गए कि मैं उन दूसरों को पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया पढ़ने के दौरान। दूसरा जो पेशेंट का मैनेजमेंट था, अब मैं मुझसे इतना उसमें वो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, डायग्नोसिस बनाने की मेरे स्किल में सुधार हुआ। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस पहले भी जो पहले था और अब जो है पेशेंट ट्रीटमेंट के मामले में पहले कुछ भी आइडिया ही नहीं था। अब बेसिक्स पता है, बीमारी में क्या होता है वो पता है, क्या ग्रोथ रखना है पेशेंट के लिए वो पता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो गया क्लिनिक पे, हॉस्पिटल्स में, ओपीडी में, हर जगह। तो ये बदलाव इस जर्नी तक मैं कैसे पहुँचाऊँ, क्या क्या मैंने गलतियाँ की है, कि इन गलती से मैंने सीखा कि ये नहीं करना चाहिए था, इसके बजाय ये करना चाहिए था। ये सभी के पर्पस मैंने ये चैनल बनाया। मुझे अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि मेरी रैंक क्या है, तो आप डेफिनेटली मेरी वीडियोस पे जो भी मैं शेयर करूँगा आपसे 100% इसमें मुझे 100% उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इससे फ़ायदा लेंगे। बाकी आपकी जो भी ओपिनियन हो, सजेशन हो, आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। और किसी खास चीज़ पे आप चाह रहे हैं, किसी तरह का आपका डाउट है तो आप डालते जाएँ। अगर ये मुझे लगेगा इंडिविजुअली डाउट है तो मैं उसको वही आंसर दे दूँगा, और लगेगा कि एक कॉमन डाउट है जो कई लोगों का हो सकता है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूँगा। ये उम्मीद है आपको मेरी कुछ पसंद आएगी। और ये जो हॉनेस्ट तरीके से मैंने आपको शेयर किया है सब कुछ, ऐसे आप कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए अप्रिशिएशन वाले नज़रिए से देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।